मंच पर देख रहे हैं अपने अतिथि। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। दोस्तों, आज हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है क्योंकि आज हमारे साथ हैं हमारे गुरु डॉक्टर रक्षित सर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हमारे वीडियो में बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेगा क्योंकि हमारे गुरु हैं, इनसे ही मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। हमारे कॉलेज किया करते थे, उन दिनों हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे। उसके बाद में प्राचार्य बन के रिटायर हुए हैं। उन सब बातों का भी चर्चा करेंगे और इनके जीवन के बारे में जानेंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा एक यूट्यूब चैनल है सर। हाँ भगत जी, आपने मुझे याद किया। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूँ। वस्तुतः मेरा अगर परिचय देखा जाए तो मेरा जन्म जसपुर जैसे एक छोटे कस्बे में हुआ था। मध्यम वर्गीय परिवार में 1959 में जुलाई महीना में मेरा जन्म हुआ था। प्राथमिक शिक्षा मैं बालाजी मंदिर के सामने पुत्री शाला में 5वीं तक अध्यापन का कार्य किया और उसके पश्चात आज जिस जिला संग्रहालय में हम बैठे हैं, इसके जस्ट पीछे जो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिसे उस समय भी हाई स्कूल कहते थे, आज भी हाई स्कूल कहते हैं, वहाँ हमने प्रारंभिक शिक्षा ली। उस ज़माने में 11वीं जो कक्षा थी उसी में बोर्ड की परीक्षा हुआ करती। बोर्ड की परीक्षा पास करने के बाद उतनी आर्थिक संपन्नता या साधनों का अभाव के कारण जो है बाहर जाकर पढ़ना मुश्किल था। ऐसी स्थिति में जसपुर जिले के सबसे पुराने अशासकीय महाविद्यालय, जिसे आज शासकीय राम भजन राय एनियस स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से जानते हैं, वहाँ हम बीए प्रथम वर्ष में प्रवेश लिए और प्रवेश लेने के पश्चात 3 साल तक अध्यापन का कार्य करके इस महाविद्यालय में मैं बीए फाइनल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। प्रथम श्रेणी पास होने के बाद शिक्षा के प्रति एक नया ललक जागृत हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मैं मध्य प्रदेश, उस समय छत्तीसगढ़ का गठन भी नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जिसे उस ज़माने में सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, स्नातकोत्तर एमए पूर्व इतिहास में मैं प्रवेश लिया। पर शारीरिक अस्वस्थता के कारण 1 वर्ष बाद ही मैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में मैं स्नातकोत्तर इतिहास विषय पर जो है मैं अध्ययन का कार्य पूरा किया। 1982 में एमए अंतिम की परीक्षा मैं विश्वविद्यालय के प्रावीण्य सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त करके वह परीक्षा उत्तीर्ण किया और साथ ही साथ उसी दौरान मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में भी मुझको लगता था कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पास होकर मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं। अंततोगत्वा शिक्षा के प्रति आकर्षण एवं आदरणीय हमारे परम गुरुदेव डॉक्टर खान के सलाह के अनुरूप जो है मैंने इतिहास विषय में शोध करने का कार्य जो है वह प्रारंभ किया। एक और जहाँ मेरा चयन जूनियर रिसर्च फेलोशिप में हुआ, वहीं दूसरी ओर उस ज़माने में 1982 में ही मात्र रिजल्ट निकलने के 7 दिन बाद ही मेरी नियुक्ति जो है तदर्थ व्याख्याता शासकीय महाविद्यालय चांपा में हो गया। प्रारंभिक शासकीय सेवा करने के साथ ही साथ
87 में पारिवारिक विपदा अर्थात पिताजी के देहांत होने के पश्चात जो है मैं शासकीय एनएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जो है सहायक प्राध्यापक के पद पर जो है स्थानांतरित होकर जो है कार्य करना प्रारंभ किया। लंबे शैक्षणिक गतिविधियों को संचालित करते हुए मैं शोध के संबंध में शासकीय एनएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय को इतिहास विषय में शोध केंद्र बनाया तथा यहाँ से 13 छात्र छात्राओं को विभिन्न विश्वविद्यालय से पंजीकृत करके जो है पीएचडी की उपाधि प्रदान करने में सहयोग किया। इसी दौरान शिक्षा के साथ साथ मुझे जसपुर के इतिहास एवं पुरातत्व के संबंध में भी जागृति हुई और उसी को अपने इच्छा को पूरा करने के लिए मैंने इतिहास के संदर्भ में कार्य करने का प्रयास किया। इसका प्रतिफल ये हुआ कि अपने शासकीय सेवा कार्य में जो है मैं जसपुर से संबंधित एवं जसपुर के जनजातियों से संबंधित लगभग 7 किताबों का प्रकाशन जो है मैं कर चुका हूँ। यह मेरे लिए जो है इस क्षेत्र के प्रति जो है समर्पण को प्रदर्शित करता। शैक्षणिक कार्य करते करते मेरी पदोन्नति प्राध्यापक के पद पे हुई। प्राध्यापक के बाद मैं प्राचार्य स्नातक के पद पर नियुक्त हुआ और वह भी एक समय आया 2018 में जब मेरी नियुक्ति जो है स्नातकोत्तर प्राचार्य के पद पर हुई और बहुत मेरे लिए सौभाग्यशाली का दिन था कि मेरी पदस्थापना जो है शासकीय राम भजन राय एनएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हुआ। दोस्तों हम लोग सर के साथ बातचीत संग्रहालय में थोड़ा हो नहीं पाया, तो वहाँ पे कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा बिजी रह गए सर, तो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया ईश्वरी। तो हम लोग अभी सर के होटल में ही बैठे हुए हैं, होटल महामाया में। तो उसके बाद आगे की कहानी बताइए सर, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। हाँ, स्नातकोत्तर प्राचार्य के रूप में शासकीय राम भजन राय एनएस स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करते ही मेरे लिए तो यह बड़ा परम सौभाग्य था। 1 करोड़ लोगों में मुझे ईश्वर का अतिक आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि मैं जिस महाविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उसी महाविद्यालय का स्नातकोत्तर प्राचार्य बना। 1 वर्ष कार्य शुरू ही किया, कोविड-19 का प्रभाव पड़ा और कोविड-19 के स्थिति में भी महाविद्यालय को सुचारू रूप से संचालित करने का मैंने हर संभव प्रयास किया और समय बीतता गया। 2024 का वह समय भी आया जब 31 जुलाई 2024 को मैं 43 साल के शासकीय सेवा के बाद जो है सेवानिवृत्त हो गया। निश्चित रूप से मुझे 1982 से लेकर 2018 तक शैक्षणिक कार्य करते हुए उच्च शिक्षा में ईश्वर ने बहुत कुछ दिया और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि अगर जीवन में संसार में पुनर्जन्म होता है तो मैं इसी पद पे, इसी जॉब पे, इसी सेवा पे पुनर्जन्म लेना चाहता हूँ और अपने इस जीवन के अधूरे कार्य को मैं पूरा करना चाहूँगा। दूसरी ओर मेरी जो इच्छाएं रही है, मैं प्रारंभ से ही सार्वजनिक कार्यक्रम का संचालन को काफ़ी नज़दीक से देखा करता था। मैं वैसे प्रारंभ से ही एंकरिंग का कार्य तो नहीं किया था, पर राष्ट्रीय सेवा योजना के समर्पित कार्यक्रम अधिकारी रहने के कारण मैंने संचालन का कार्य प्रारंभ किया। देखते देखते 35 साल तक जसपुर के किसी भी कार्यक्रम का संचालन मेरे द्वारा किया गया, चाहे वो मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे महामहिम राज्यपाल महोदय हो, जितने भी वीआईपी आदमी लोग आते थे, वीआईपी सम्मानित व्यक्ति आते थे, सभी के कार्यक्रम का संचालन मैं करता था। और संचालन के
बखूबी संचालन करने के कारण लोग कहते थे कि इनके मुँह में या इनके वाणी में जो है वह जादू है। और निश्चित रूप से यह मुझे गर्व है कि मैं जब संचालन करता था तो रंजीता स्टेडियम के सारे लोग भाव विभोर होकर जो है मेरे संचालन को सुनते थे। अच्छे संचालन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा, राज्य शासन के द्वारा मुझे विभिन्न अवसर पर जो है वह सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। दूसरी ओर क्योंकि समाज सेवा के प्रति भी मुझे प्रारंभ से ही एक दिलचस्पी थी। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का स्वयंसेवक तो नहीं था, मैं एनसीसी का छात्र रहा हूँ, पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी के पद पर कार्य करते हुए कम से कम 29 से 10 दिवसीय कैंप का मैं सफलतापूर्वक संचालन किया। और वह गर्व का दिन था जब जसपुर जिला मुख्यालय में जो है वह राज्य स्तरीय राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर लागू किया गया। शिविर का आयोजन यहाँ ढोलका चौरा में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढोलका चौरा में किया गया, जिसका उद्घाटन जो है महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा किया गया था। और उसका समापन जो है वह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के द्वारा किया गया। मेरे कार्यों को देखते हुए, मेरे जिला संगठन के रूप में जितने वर्षों तक मैंने कार्य किया, इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ने मुझे 2 बार उत्कृष्ट जिला संगठक के रूप में जो है सम्मानित एवं पुरस्कृत किया है। जहाँ तक शोध के संबंध में है तो मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि रिसर्च के संबंध में मेरी रुचि जो है वह पुरातत्व और पर्यटन पे रहा है। मेरे मार्गदर्शन में जो है 13 शोध छात्र छात्राओं को जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त हुई है। लगभग 200 विषयों में, चाहे वो समाजशास्त्र का विषय हो, इतिहास का विषय हो, हिंदी का विषय हो, वाणिज्य का विषय हो, सभी विषयों के छात्र छात्राओं को, लगभग 200 से अधिक छात्र छात्राओं को जो है प्रोजेक्ट दिखाने का कार्य भी मैंने किया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को यह लगता है कि अन्य गतिविधियों का भी संचालन उनके द्वारा किया जाए। निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत रूप से रिसर्च कराने के साथ साथ जो है स्वयं बहुत सारे शहरों में जाकर, बहुत सारे विश्वविद्यालय में जाकर जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में जो है वह अपना पेपर प्रस्तुत किया हूँ। इसके अलावा जसपुर जिले के जो जनजातियों के महत्वपूर्ण परंपराएं हैं, जैसे उरांव जनजाति की धुमकुजिया व्यवस्था आज के समय में विलुप्त हो चुका है। उरांव जनजाति के युवक युवतियों से धुमकुजिया के बारे में पूछा जाए तो नहीं बता पाते हैं, पर मेरे द्वारा जो है उरांव जनजाति की धुमकुजिया व्यवस्था पे जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा मुझे प्रोजेक्ट मिला था और मैं सफलतापूर्वक जो है उस कार्य को किया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग द्वारा जो है मुझे अनुदान प्राप्त हुआ 1 लाख रुपए, जिसका मेरे को अध्ययन का विषय था जसपुर एक अध्ययन। उस कार्य को भी मैंने किया था और उस कार्य को करके उसके रिपोर्ट को मैंने जो है वह प्रकाशित किया था, जिसे जन सामान्य के लिए जो है उपलब्ध है। अंतिम बात मैं यही कहूँगा कि सरकार के द्वारा जनजाति क्षेत्रों में जो उच्च शिक्षा के विकास के प्रयास किए जा रहे हैं, हमारे ज़िले के उच्च शिक्षा में संलग्न शिक्षक या छात्र जो हैं वह उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो है बहुत ज़्यादा जानकारी के अभाव में जो है वह लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब तो समय चेंज हो गया,
अन्यथा जिस समय मैं उस शिक्षा में प्रवेश लिया था या उस शिक्षा में सेवा में सम्मिलित हुआ था, उस समय पूरे छत्तीसगढ़ में, उस समय तो मध्य प्रदेश था, इक्का दुक्का लोग जो है वह जसपुर के आसपास के जो हैं बच्चे या युवक जो हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी को प्राप्त कर पाते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन, साहित्यिक गतिविधियों का संचालन, इन कार्यों में भी मैं जो है वह सतत रूप से प्रयत्नशील रहा हूँ। और जहाँ भी मैं रहा हूँ, चाहे वह शासकीय महाविद्यालय दुलदुला हो, चाहे वह शासकीय महाविद्यालय कुनकुरी हो, चाहे वो शासकीय महाविद्यालय मनोरा हो, इन महाविद्यालयों में मैंने कार्य किया है। चाहे वो शासकीय महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय जसपुर हो, जहाँ की एक बच्ची को मैं राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से दिल्ली के राजपथ में NSS के माध्यम से जो है राजपथ में परेड वह बच्ची की थी, पूनम खलखो मुझे याद है। पर मेरा बच्चों से यही कहना है कि स्वामी विवेकानंद का एक सिद्धांत वाक्य है, उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। निश्चित रूप से मैं उसी सिद्धांत को अपनाते हुए 1982 से लेके 2018 तक अपने शासकीय कार्यों का निर्वहन उत्तरदायित्व जिम्मेदारी के साथ किया और आज एक मैं ससम्मान और सफल प्राचार्य के रूप में जो है सेवानिवृत्त हूँ। समाज के विभिन्न वर्गों का मुझे सहयोग मिला। वैसे विरोध होता है, समस्याएं आती है, पर विरोध और समस्याओं के बाद भी जो है मैंने अपने उच्च शिक्षा के सर्वोच्च पद पर जो है निष्कलंक रूप से पहुंचकर जो है इस समाज की उस शिक्षा की सेवा किया मैं। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि इस क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए यदि मेरी आवश्यकता कभी भी हो तो मैं सहज रूप से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बार राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविरों में, बहुत बार कॉलेज महाविद्यालय के छात्र स्नेह सम्मेलन में, बहुत बार सांस्कृतिक गतिविधियों के कार्यक्रम में मुझे ये कहा जाता है कि रक्षित सर आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं। यदा कदा जब भी हम लोग भी राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप गए थे, उस समय हम लोग भी बोलते थे कि गाना सुनाइए सर, तो आप यही गाना सुनाया करते थे। तो उस गाना को सुनना चाहेंगे हम एक बार। तो मुझे याद है जी, काफ़ी बच्चे दबाव डालते थे। बहुत अच्छा तो गाता नहीं था। नहीं सर, बहुत अच्छा आवाज़ था। पर मेरा एक मान्यता है, आप अगर कह रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से गाऊंगा। जी सर, वो गाना जरूर सुनूंगा। आपको गाना अच्छा लगे, आपको नहीं लगे, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, खराब लगेगा तो मेरे गाना का दोष नहीं है, आपके कान का दोष है। तो मैं एक लाइन में गा देता हूँ, आपको अच्छा लगे तो बहुत। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बीत राहों में दिलवर बिछड़ जाए कहीं हम मगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। धन्यवाद जी, धन्यवाद। इस गाना के बारे में बताइए ना सर, कैसे आपका गाना फेवरेट हो गया और हमेशा यही गाना को गाते हैं, उसके संबंध में कुछ? नहीं, ऐसा ही नहीं। इसके पीछे एकमात्र ये था कि जब मैं MA अंतिम वर्ष पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में जब हम लोग का विदाई समारोह हो रहा था, तो मेरा एक सहपाठी जो है उसको जूनियर छात्रों ने कहा कि भाई एक गाना प्रस्तुत करें। बहुत अच्छा गाते थे। तो चूंकि वातावरण ऐसा था कि जब इस गाना को उन्होंने गाए
उनके द्वारा जब इस गाना का प्रस्तुतिकरण किया गया तो पूरे सभा कक्ष में एक डीप साइलेंस, और लोगों को लगा कि वास्तव में विदाई का जो ये क्षण होता है एकदम क्षणिक होता है। आज विदाई हुआ, कल लोग भूल जाएंगे, पर कुछ ऐसे विदाई होते हैं जो आजीवन जो है याद रहता है। तो आज भी मुझे वह दृश्य याद आता है जब हम लोग का विदाई हुआ था। तो इस गाना को मैं ढूंढा, कुछ लोग बोले रक्षित सर जैसा प्रैक्टिस कीजिए, पर ईश्वर ने उतना वक्त ही नहीं दिया कि मैं इसको प्रैक्टिस करके। और इसके अलावा 2022 में शारीरिक अस्वस्थता के कारण वाणी में मेरी थोड़ी दिक्कत होती है, बात करने में दिक्कत होती है। इस कारण से बहुत सारी चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं हो पाता है। अभी मैं स्वस्थ हूँ और ये चाहूँगा कि जब तक मैं इस पृथ्वी पे हूँ तो उस शिक्षा के क्षेत्र में जो है वह मैं कार्य करता रहूँ। जी। और सर, आपके इतने लंबे समय में कोई ना कोई बदमाश स्टूडेंट आपके लाइफ में, या तो इससे बदमाश कोई था ही नहीं टाइप से कोई स्टूडेंट का नाम लेना चाहेंगे या तो बताना चाहेंगे? इस संबंध में मुझे याद है जी, जब एनसीसी का हम लोग कैंप गए थे जी, कोनी बिलासपुर, जी, तो हमारा सहपाठी एक था, नाम तो मैं भूल रहा हूँ कुछ। अच्छा। तो उसको खाने की बड़ी ललक होती थी, खूब भूख लगता था। तो एनसीसी में भारी अनुशासन होता, सुबह व्हिसिल बजा, आपको लाइन में हो जाना है, नाश्ता लेना है, चाय लेना है, तो एकदम समय पर। तो जब नाश्ता लेता था तो वो प्रयास करता था कि नाश्ता को हम कुछ चीज़ों को जेब में रख लें। अच्छा। तो सुबह तो नहीं बन पाता था, दोपहर में खाना खाता था, पर दोपहर में खाना खाने के बाद शाम को जब वो डिनर के लिए जाता था तो उसको हर समय चिंता लगा रहता था कि सुबह अगर मेरे को भूख लगेगा तो कैसे करूँगा। तो रात्रि समय सायंकाल में जब वो भोजन के लिए इकट्ठा जब होता था तो वह 10 रोटी तो खाता ही खाता था, 10 रोटी को मोड़ के जो है पाकिट में रख लेता था। टेंट में जब रात को आता था तो बिस्तर के नीचे रोटी को रखता था और चाहता था कि हम सुबह खा लेंगे। पर सुबह व्हिसिल बजता था और परेड के लिए और दौड़ने के लिए, व्यायाम के लिए इतना जल्दी होता था तो 10 दिन तक जो है वो रोटी को नहीं खा पाया। और जब कैंप समाप्त हुआ और टेंट का जब चेकिंग होने लगा तो करीब 700 रोटी जो है उसका तो वो दिन जो है मेरे को याद है, कैंप के कमांडिंग ऑफिसर मिस्टर नेगी थे, वो बोले कि इस टेंट में जितने लोग रहेंगे इन सबको जो है कोनी कैंप से लेके बिलासपुर तक पैदल जाना पड़ेगा। ये हम लोग के लिए सजा था। आज भी मेरे को याद है कि उतने सारे सैकड़ों रोटी 10 दिन तक बेड के नीचे रहा। वह बच्चा जो साथी जो है मेरा, नाम को भूल रहा हूँ, हरीश कुछ नाम था, अभी जगदलपुर में शिक्षक है और मेरे को लगता है 2 साल पहले जो है वो रिटायर हुआ है। उससे बदमाशी में और जीवन में नहीं देखा। बाकी मेरे क्लास में बच्चे को मेरे अध्यापन में कभी अवसर ही नहीं लगता था कि मेरे क्लास में वो बदमाशी करें। मेरी एक सिद्धांत रही है कि जब मैं पढ़ाता रहा हूँ तो बच्चों और मेरे बीच में जो है एक अच्छा समन्वय स्थापित हो और उस समन्वय के माध्यम से बने। जब हम लोग को हिस्ट्री पढ़ाया करते थे सर, आप शुरू से बिना किताब देखे पढ़ाया करते थे, उसके संबंध में बताइए ना। हाँ, बाकी सब टीचर या प्रोफेसर सब किताब देख के पढ़ाते थे और हम लोग ऐसे पढ़ाते थे कि हम लोग दिमाग में लगभग बैठ जाता था। इस टाइप से कैसे डेवलप हुआ? मेरे साथ एक बार अच्छा रहा है, एक मेरी मान्यता रहा है कि अगर किताब को मैं देख के पढ़ा दूँ तो बच्चे को किताब का नामे बता दूँ, वही घर में जाके पढ़ लेगा। और किताब को पढ़ने के लिए जब मैं अपने मस्तिष्क को, अपने माथा को नीचे करूँगा तो हमारे बच्चों के साथ में जो है समन्वय स्थापित नहीं होगा। इस कारण से जब मैं भी क्लास जब भी जाता रहा हूँ तो मैं बच्चों को कहता था कि पेन को भी बंद कर दो, कापी भी बंद कर दो,
मेरे तरफ देखो और मेरे तरफ, और तुम्हारे और मेरे बीच में एक संवाद बनेगा। मैं इतिहास को पढ़ाऊँगा आपको। मेरे अध्ययन अध्यापन के बाद उस विषय, उस अध्याय के बारे में किसी भी प्रकार से कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रयास है कि मैं इतिहास को इस तरीके से पढ़ाऊँ कि बच्चा जो है जब सोचे तो उसके मस्तिष्क पटल पर जो है चलचित्र के समान जो है पूरा इतिहास की जानकारी हो। ये गुण जो है मुझे प्राप्त हुआ है रविशंकर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर M.A. खान के द्वारा, और श्री डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के मैडम हमारी थी कल्पना गांगुली मैडम, उनके द्वारा भी जो है बिना किताब बिना कापी सिर्फ हम लोग क्लास में जाते रहे हैं। तो चाक होता है, दस्तर होता है और हम लोग पढ़ाया करते थे। और मैं तो गर्व से कहता हूँ कि आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, और शिक्षक ही जीवन में रहना काफ़ी मेरे लिए लाभदायक है। यानी कि आपके सारे ड्रीम लगभग पूरे हो गए सर, कि और कोई सपना बच गया है? नहीं, अब कोई सपना नहीं। मैं तो पहले भी कहा हाँ। कि अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं इसी पद पे, इसी विषय और इसी रूप में जन्म लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे काम मेरे अभी अधूरे रह गए हैं और इस अधूरे कार्य को ऐसे क्या लगता है, क्या काम अधूरे रह गए हैं? अब मेरे को जसपुर जिले के पुरातत्व पे, पर्यटन पे और बहुत सारे ट्राइबल के जो अनसुलझे पहलू हैं उस पर मैं अध्ययन करना चाहता हूँ। उरांव जनजाति के जैसे धुमकुटिया, अब धुमकुटिया के एकदम अंदर तक मैं जाना चाहता हूँ कि आखिर में धुमकुटिया के माध्यम से जो शेरपा पेड़ो एरबा के माध्यम से बुजुर्ग और वहाँ के जो कोतवाल थे, ये उरांव जनजाति के बच्चों को किस किस प्रकार की शिक्षाएं देती थी। जैसे सामान्यतः किताबों में लिखा रहता है कि जादू टोने, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक गोत्र नातेदारी की व्यवस्था वहाँ बताया जाता था। तो मैं एकदम अंदर तक जाना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी सिस्टम जो थी। आज हमारे बच्चों से पूछते हैं कि ये तुम्हारे कौन लगते हैं, तो आज के बच्चों जो है 2 ही 3 शब्द जानते हैं, डैडी, अंकल, आंटी, मॉम, फूफू, मौसा, नहीं जान पाते हैं। तो सामाजिक जो संबंध है, सामाजिक जो ताना बाना है, वो छिन्न भिन्न हुआ। अब मुझे इस बात की चिंता है, जब इतनी अच्छी व्यवस्था थी धुमकुटिया व्यवस्था, तो आखिर में धीरे धीरे ये समाज से कैसे विलुप्त हो गई। दूसरी बात, मैं बार बार कहता रहा हूँ, इस बात पे मैं बार बार अधिक रहा हूँ। मैं जब यहाँ कार्यक्रम अधिकारी था, हमारे सहयोगी कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर S.G. गुप्ता थे, हम लोग NSS में स्वच्छता शब्द का कभी कभी नाम लेते थे, पर हम बच्चों को ले के जो है शहर में झाड़ू लगाते थे, तो सारा समाज हम लोग को हंसता था, उंगली उठाता था कि ये देखो पागल, ये लोग NCC NSS में कुछ नहीं करते हैं, खाली बच्चों से झाड़ू लगवा रहे हैं, चकोर को खुलवा रहे हैं और समोसा खा रहे हैं और ख़त्म हो रहा है। आज मुझे आश्चर्य और गर्व होता है कि वही स्वच्छता का मापदंड जो है हमारा झाड़ू हो गया है। आज झाड़ू लेके फोटो खिंचाना जो है वो सोशल डिस्टेंस कहना। दूसरा बात, मैं काफ़ी दिनों से कहता रहा हूँ, यहाँ खेल अधिकारियों को कहता हूँ कि यहाँ का जो ट्राइबल बच्चा है, जिन बच्चों को परंपरागत रूप से हॉकी का विरासत में गुण मिला है, तो मैं उन बच्चों को कहता था, अपने साथी लोग को कहता था, ये जो बच्चे हैं जिसको आप हॉकी खिला रहे हो, इन बच्चों को हॉकी के साथ साथ क्रिकेट में पारंगत कीजिए, क्योंकि क्रिकेट का बैट की चौड़ाई देख लीजिए और हॉकी के स्टिक की चौड़ाई देख लीजिए। यहाँ का बच्चा जब मारता है बैक से लेके तो दूसरे गोल पेच के बाहर तक चला जाता है।
हमारा बच्चा को अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए तो हर बाल को छक्का में पहुँचा देगा। और मुझे अब बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी पता चल रहा, बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि आज जब हमारे यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों के 3 बच्चियों को भारतीय जूनियर टीम किसी टीम में जो है उनका चयन हुआ है। निश्चित रूप से जिले के खेल व्यायाम शिक्षकों को, खेल अधिकारियों से मेरा व्यक्तिगत कहना है कि इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ कीजिए। खेल अधिकारी अगर समर्पित भाव से काम करेगा तो निसंदेह हमारा बच्चा जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जसपुर जिले के ऊपर। आज मुझे गर्व है कि मेरे पढ़ाए हुए अधिकांश बच्चे जो हैं वो स्कूल में, कॉलेज में प्रिंसिपल भी हैं, लेक्चरर भी हैं, और इतिहास में अधिकांश लोग जो हैं मेरे सीधे संबंध या सीधे छात्र छात्राएँ बने हुए हैं। निश्चित रूप से आप मुझसे बात किए, जन सामान्य तक मेरी भावनाओं को आप पहुंचाइए। और मैं इसी मंच से भी कहूँगा कि किसी को किसी प्रकार के शैक्षणिक उच्च शिक्षा के संदर्भ में जानकारी हो, कुछ काम हो, तो मैं 24 घंटा जो है आपके साथ देने के लिए जी। और पीजीडी के बारे में बताइए ना सर, पीजीडी अगर करना चाहे कोई तो कौन सा अच्छा फील्ड रहता, कौन सा चयन किया जाए? आज बताइए। पहले और आज के पीएचडी में नियमों में भारी परिवर्तन। 2019 के विश्वविद्यालय का जो अनुदान आयोग का जो अधिनियम है उसके तहत पीएचडी के लिए आपको संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। स्नातकोत्तर के साथ साथ प्रत्येक विश्वविद्यालय पीएचडी की प्रवेश परीक्षा लेती है। तो पीएचडी की प्रवेश परीक्षा आपको पास करना पड़ेगा। पीएचडी की प्रवेश परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपका साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने के बाद आपका गाइड का निर्धारण होगा। अब गाइड का निर्धारण होने के बाद एक किसी विशेष विषय पे आपका विषय चयन होगा। जब विषय चयन होगा तो मैं आज भी ये भी कहता हूँ कि पहले ज़माना चला गया। अब आपको विषय, जैसे मेरा इतिहास विषय है तो सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी पे पीएचडी अगर मैं करूँगा तो नहीं, क्योंकि उस पर तो मेरे से पहले बहुत लोग कर चुके हैं। हमको करना पड़ेगा माइक्रो स्टडी, रीजनल हिस्ट्री पे काम करना पड़ेगा। हमको जनजातियों में गोदना प्रथा, जिसका आप टेटू कहते हैं, उस पे काम करना पड़ेगा। हमको जनजातियों में युवा गृह पे काम करना पड़ेगा। हमको जसपुर जिले के जनजातियों के बीच में पर्यावरण संरक्षण के उपाय पे बात करना पड़ेगा। हमको जसपुर जिले के पुरातात्विक स्थलों पर करना पड़ेगा। अब जैसे जसपुर जिले के बहुत सारे पुरातात्विक स्थल हैं जिसमें नाना प्रकार की किंवदंतियाँ, जिसको हम लोग कहते हैं ठगवा। कौन कहा है भैया? मेरे पिताजी बोले। तो मेरे पिताजी को कौन बोला? तो मेरे दादा बोले। तो ये परंपरा, मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकदम गलत है, पर परंपरागत रूप से जो बातें चली आ रही है, कुछ लोगों को, अब जैसे आप ही से मैं पूछूं कि भाई लोधाम का नाम लोधाम क्यों पड़ा? आप लोधाम के हैं पर आप नहीं बता। लोधाम के नामकरण के पीछे का भी एक इतिहास है। तो जो युवा वर्ग है जो इन सब चीज़ों से कटता जा रहा है, उनको जो है इन सब से जोड़ना पड़ेगा। हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे प्राचीन जो परंपराएं हैं, मध्यकालीन आधुनिक काल की जो परंपराएं हैं, जसपुर जिले के बहुत सारे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जो पाषाण कालीन अवशेष माने जाते हैं, उनको संरक्षण के लिए भी हमको प्रयास करना चाहिए। और कुल मिला के कहना चाहिए कि ठीक है, आधुनिक तकनीक से बच्चे पढ़ते हैं, इसके अलावा भी आप लोगों को किताबों का अध्ययन, पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा। इस दौरान जो है मेरे पास एक समृद्ध लाइब्रेरी है, इतना बड़ा लाइब्रेरी है कि मैं सोचता हूँ कि हर विषय के शोधार्थियों को अगर मैं सहयोग करूँगा तो बहुत सारे बच्चों को जो है मेरे लाइब्रेरी से ही जो है अधिकांश पीएचडी की सामग्री प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, और
सर आप किताब भी लिखे हैं 6-7 किताब, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। वो किताब प्राप्त करना चाहें तो कहाँ से कर सकते हो? देखिए, मैं पूरी तरह से 7 किताबें लिखा हूँ, और 7 किताबें का जो क्षेत्र रहा है, पहला जो क्षेत्र रहा है वो जसपुर ज़िले के इतिहास पे है। जसपुर ज़िले पे इतिहास पे 4 किताबें। दूसरा किताब मेरा किताब है अतीत से आगत। उस पुस्तक में जसपुर ज़िले के पुरातात्विक स्थल और पर्यटक स्थल के बारे में मैं बहुत सारा लिखा हूँ। 7 किताबें के अलावा 2 किताबें मेरी अभी अंतिम स्तर पे है। एक किताब जिसे हम कहते हैं जनजाति जसपुर। जनजाति जसपुर विशेष रूप से कोरबा जनजाति को हम हाईलाइट किए हैं। ये किताब अंतिम चरण में है, और मेरे को लगता है कि जुलाई के द्वितीय सप्ताह में वो किताब जो है बाज़ार में, या कहना चाहिए मार्केट में जो है उपलब्ध हो जाएगा। एक किताब वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जसपुर के ही हैं, और जसपुर के पर्यटन के मानचित्र में स्थापित करने, पर्यटन के मानचित्र में लाने के जो काफ़ी प्रयासरत हैं। इस संबंध में मेरा ये सोचना है, अगर मैं भी कुछ सहयोग कर पाऊँ तो एक किताब अंतिम स्वरूप को भी वह प्राप्त कर रहा है। और किताब का नाम है पर्यटन का स्वर्ग जसपुर, जिसमें जसपुर ज़िले के सारे पर्यटन स्थलों को लेखन का काम हुआ है, फोटोग्राफ का काम किया गया है, और इसे प्रकाशित करने हेतु मैं प्रयासरत हूँ। ये सारी किताबें, कुछ किताबें जो मेरे पास व्यक्तिगत रूप से है, दूसरे कुछ किताबें जो हैं जहाँ के स्थानीय बुक स्टॉल पे जो है वो मैं कुछ उपलब्ध करा दिया हूँ। बाकी किताबों को बेचकर या किताबों को वो करके जो है आर्थिक लाभ कराने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं वो दिन याद करता हूँ जब जसपुर के बारे में 2 पन्ने की सामग्री नहीं मिल पाता था। आज जसपुर के बारे में जो है एक किताब जो है 200 सवा 200 पेज की हमने प्रस्तुत किया है। जी, तो ये थे हमारे रक्षित सर, जो कि हमारे भी गुरु हैं। तो काफ़ी अच्छा मिला, जानकारी होगा आप लोगों को भी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा बहुत दिन के बाद रक्षित सर से मुलाकात करके और आप लोगों से रूबरू करा के। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी दोबारा फिर मुलाकात करेंगे सर, कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आएंगे रक्षित सर से मार्गदर्शन लेने के लिए। तो आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आज के लिए धन्यवाद सर, इतना टाइम दिए आप।